बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद सालों से प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे नवंबर और दिसंबर के अंदर इसकी कीमतें आसमानों को पहुंच जाती हैं। नवंबर और दिसंबर के अंदर अगर आपने प्याज की पैदावार लेनी है तो ज़रूरी है कि आप जुलाई और अगस्त के अंदर उसकी काश करें। ये ट्रेंड आमतौर पे सिंध के अंदर देखा जाता था कि जुलाई के अंदर प्याज काश किया जाता था और फिर नवंबर और दिसंबर के अंदर वो अच्छी खासी इनकम लेते थे, जबकि पंजाब के अंदर ये ट्रेंड नहीं था। पिछले चंद सालों के अंदर ये ट्रेंड पंजाब के अंदर भी आया, लेकिन एक प्रॉब्लम था कि पंजाब के अंदर क्योंकि हमारा दिन भी गर्म है, हमारी रात भी गर्म है, तो नर्सरी की तैयारी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते थे। सिंध के अंदर दिन तो शदीद गर्म होता है, लेकिन रात को ठंडी हवा चलती है, जिसकी वजह से वहाँ पे नर्सरी जो सी थी वो अच्छी तैयार हो जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता एमएलसी साइड तक वो ट्रेंड आया, नर्सरी यहाँ पे तैयार होना शुरू हुई, लेकिन उस तरह से नहीं तैयार हो पाई जैसा कि सिंध में होती थी। तो फिर अब ये होता है कि नर्सरी तैयार सिंध से करवाई जाती है और पंजाब के अंदर उसको 15 जुलाई के बाद काश कर लिया जाता है 15 अगस्त तक। तो इसी तरह से मास्टर फ्रेश फार्म के साथ हमने भी मिलके ये प्याज जो है जुलाई वाला वो काश करने का प्लान बनाया। उसके लिए सिंध के अंदर काफ़ी सारे फार्मर्स के साथ मिलना हुआ, पंजाब के अंदर काफ़ी सारे फार्मर्स के साथ मिलना हुआ। काफ़ी रिसर्च के बाद हमने भी यही तय किया कि हम खुद तो कोशिश करेंगे ही सरगोदा के अंदर इसकी नर्सरीज तैयार करने की, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरी जो सी है वो हम सिंध साइड से तैयार करवाते हैं। तो वहाँ पे हमारा तकरीबन 75 एकड़ का एग्रीमेंट हो गया, जो कि नर्सरीज इंशाल्लाह 2 अगस्त से हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद मैं इस तलाश में था कि पंजाब के अंदर कोई ऐसा इलाका मिले कि जिसके अंदर एक फेवरेट कंडीशन हो जहाँ पे हम प्याज की नर्सरी को बेहतरीन तैयार कर सकें। सिंध से भी जो नर्सरी आती है वो उतनी आला पाए की नहीं होती है जितनी चाहिए होती है। तो इसी तलाश के अंदर खुशाब के साथ जो पहाड़ी इलाका हमारा लगता है, वादी सून जो कहलाता है, सून वैली या चूहा सेदन शाह वाला जो इलाका कलर कहार के साथ अटैच होता है, उस वादी के अंदर जाना हुआ। तो अल्लाह ताला ने ये वादी ऐसी है कि पंजाब के सेंटर में है, लेकिन इसका जो इन्वायरमेंट है वो पंजाब से काफ़ी डिफरेंट है। मैं सुबह से यहाँ पे हूँ, तकरीबन 12 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पे आप 1 एकड़ जाएं, पसीने से पूरा बदन भीग जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम सारा दिन फील्ड के अंदर रहे हैं और हमें पसीना बहुत कम आता था। दूसरा यहाँ पे जो बेनिफिट है, सिंध के अंदर हल्की फुल्की सी ठंडक होती है और यहाँ पे बगैर पंखे के भी आपको ऊपर चादर लेके सोना पड़ता है, इतना यहाँ पे रात को ठंडी होती है। यहाँ पे आप बाकी फसलें भी देखेंगे तो उनकी ग्रीनरी आपको बताती है कि यहाँ पे ठंड बाकी पंजाब की निस्बत ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 20 एकड़ का प्लान बनाया और इस वक्त हम उसकी नर्सरी तैयार कर रहे हैं। अब पंजाब के अंदर भी हम इसी तरीके से नर्सरी तैयार कर रहे हैं। तो हम डिस्कशन एक कर लेते हैं कि प्याज की नर्सरी को तैयार करने के लिए जो जुलाई में आपने काश करना है, ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, हमारी क्या प्रैक्टिस है। तो हम जो कर रहे हैं, हमने 10 फुट का चौड़ा एक क्यारी बनाई, उसकी सेंटर में से हमने पार्टीशन कर दी। सेंटर में हमने उसकी तकरीबन 1 फुट चौड़ी पार्टीशन बनाई है। उन क्यारियों की लंबाई हमने 4 कनाल की भी कहीं पे रखी है, कहीं पे 1 एकड़ की रखी है, लेकिन हमने दरमियान में पार्टीशन की है कि जब बाद में आपकी नर्सरी बड़ी होती है, उसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो उनकी सफाई के लिए आप कोई स्प्रे नहीं कर सकते, गोडी नहीं करवा सकते। आपको साइडों के ऊपर बैठने की जगह चाहिए होती है ताकि आप वहाँ पर बैठ के नर्सरी की सफाई कर सकें। फिर हमने क्या किया कि हमने छट्टा देने की कोशिश नहीं की है। छट्टे में ऐसा होता है कि बाज़ जगह पे बीज ज़्यादा आ गया, बाज़ जगह पे बीज कम आ गया, बीमारियों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। हमने प्रॉपर लाइनें लगाई हैं। हमने लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो है वो 2 इंच का रखा और जो लाइन हमने लगाई उसकी गहराई हमने 1 से आधा इंच तक रखी है। उसके अंदर हम बीज का केरा करेंगे। एक एक करके बीज लगाना पॉसिबल नहीं होता, प्याज का बीज बहुत बारीक होता है। हम बीज का केरा करेंगे, आपके 2 बीज गिर सकते हैं, आपके 3 बीज गिर सकते हैं, आपके 4 बीज गिर सकते हैं। साथ साथ करके आपने उसकी वो लगा दी। तकरीबन 200 फुट की लंबाई के अंदर और 5 फुट की चौड़ाई के अंदर हमने तकरीबन 750 ग्राम सीड जो है वो गिराया। अब इस तरीके से हमें तकरीबन 20 एकड़ की नर्सरी तैयार करने के लिए अभी तक मेरे अंदाजे के मुताबिक 8 से 9 कनाल या इससे थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। बीज लगाने के बाद अगला मरहला होता है कि आपने इसको बीज को ढांपना किस चीज़ से है। बीज की गहराई आप लोगों ने याद रखनी है कि आधे इंच से ज़्यादा ना हो। ये एक बहुत ही बारीक बीज होता है, इसके ऊपर मिट्टी का या किसी भी चीज़ का बोझ अगर ज़्यादा आ गया तो ये उसके बोझ में से अपना प्लांट नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए हमने जो सबसे ज़्यादा लाइट वेट चीज़ होती है, उसमें गोबर की रूढ़ी जो 1 साल पुरानी थी या पीट मॉस, उसका मिक्सचर बना के हमने उसका छटा किया। तकरीबन आधा इंच की लेयर जो सी है वो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये चीज़ें डलने के बाद एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि क्योंकि ये मानसून चल रहा है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बारिश होने के बाद बारिश ही इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका पानी आपको फौरी तौर पे निकालना है।
तो हमने जो 10 फुट का बेड, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, इस 10 फुट के बेड की दोनों साइडों के ऊपर 2 वाटर चैनल्स बनाए हैं। एक वाटर चैनल इस साइड पे है जिसमें आपको पानी नज़र आ रहा है, दूसरा खाली है। हम जैसे ही बारिश होगी, कोशिश ये होगी कि फ़ौरन यहाँ से उसका पानी ड्रेन आउट हो जाए, फ़ौरन पानी यहाँ से निकल जाए। तो जब आपकी बारिश का पानी खड़ा नहीं होता और अगर बीमारी आती है तो आप फौरी तौर पे उस पर फंजीसाइड का स्प्रे कर देते हो, तो आपकी नर्सरी के समझे आधे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। लेकिन ये तो बात है नर्सरी के उगने के बाद, उससे पहले इसको उगाना ही एक प्रॉब्लम है। मानसून है, बारिशें अगर हो गई और बारिश का अगर हम वो बोलते हैं कि तेज़ प्रेशर और तेज़ हवा के साथ हुई तो बीज इधर उधर हो सकता है, छोटा प्लांट हुआ तो वो उखड़ सकता है। तो इसलिए आपको ये करना होता है कि इसकी मल्चिंग करें किसी ना किसी चीज़ से। अब अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो सबसे बेहतरीन मल्चिंग है ग्रीन शीट, जो आमतौर पे आप अपने घरों के अंदर शेड के लिए भी लगाते हैं। उसमें जो 80% वाला शेड नट होता है, ग्रीन कलर में ले लें, ब्लैक कलर में ले लें, उसको आप अपने इसके ऊपर, क्यारियों के ऊपर ऐसे ही बिछा दें सिर्फ जर्मिनेशन तक। जब जर्मिनेशन हो जाए उसके बाद आप इसको उतार सकते हैं। अगर आपके जेब उतनी इजाज़त नहीं देती तो मल्चिंग तो आपको करनी है, फिर ऑर्गेनिक मल्चिंग की तरफ चले जाएं। चावल की पराली से आप कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी मोटी जो छोटे छोटे दरख्त होते हैं, टहनियाँ होती हैं, उनको काट के एक प्रॉपर मल्चिंग करनी है। और ये मल्चिंग की ज़रूरत है आपको सिर्फ और सिर्फ जर्मिनेशन तक। जब इसकी जर्मिनेशन हो जाती है तो आपको फौरी तौर पे वो मल्चिंग हटानी है। इसमें अगर आप 24 घंटे भी ज़्यादा टाइम उसके ऊपर वो मल्चिंग रहेगी तो वो भी उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब मल्चिंग करने के बाद जब आपकी जर्मिनेशन हो गई, अब बात होती है कि इसको पानी कितने तरीक़ों से लगाना है। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको शावर के ज़रिए से पानी लगाएं। सुबह को भी अच्छी तरह से शावर से पानी लगे, शाम को भी अच्छी तरीके से शावर से पानी लगे। और जब तक जर्मिनेशन नहीं होती आप इसको डेली 2 दफ़ा पानी देंगे। ये वहाँ पे है जहाँ पे आपके पास छोटी मोटर दस्तयाब हो। अगर आपके पास छोटी मोटर नहीं है, आपके पास बड़ा ट्यूबवेल है, जैसा कि यहाँ वादी सून के अंदर हमें वो मुयस्सर नहीं थी तो हम ट्यूबवेल से पानी लगा रहे हैं, तो फिर आप वाटर चैनल्स के अंदर पहला पानी तो इंतहाई एहतियात से लगाएंगे। एहतियात सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ किया कि पानी जहाँ से क्यारी के अंदर दाखिल हो रहा है, पानी का बहाव कंट्रोल्ड हो, वो इतना ज़्यादा ना हो कि वहाँ पे मौजूद बीज को बहा के आगे ले जाए। वरना होगा ये कि वो जो पानी जहाँ से दाखिल हुआ वहाँ से जगह खाली रह जाएगी और आगे जाके जर्मिनेशन ज़्यादा हो जाएगी। दोनों चीज़ें प्रॉब्लम है। पहला पानी आपका जब लग गया तो अगला पानी आपने 24 घंटे के बाद लगाना है। उस सूरत में जब आपकी जो ज़मीन है वो पानी को जज़ब करने की अच्छी सलाहियत रखती है, जैसा कि ये ज़मीन है, अगर वो अच्छी सलाहियत नहीं रखती तो एक ही पानी के अंदर आमतौर पर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। दूसरा पानी हम देते हैं क्योंकि ये पानी जज़ब कर चुकी है 24 घंटे के बाद। तीसरा पानी फिर हम हल्का सा वत्तर आने के बाद देते हैं। इसमें वत्तर बहुत ज़्यादा खुश्क हरगिज़ नहीं कर सकते आप। गीले वत्तर के अंदर ही आपको दोबारा पानी लगाना होता है। जब आपका सीड एक बार जर्मिनेट कर गया तो फिर उसके बाद अगर आप शावर से पानी दे रहे हैं, शावर से पानी देना आप बंद कर सकते हैं। एंड तक शावर से पानी दे सकें वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो एक पूरी ड्यूटी है, सुबह भी देना शाम भी देना, प्रॉब्लम हो जाता है। तो जर्मिनेशन के बाद आप खुला पानी इसको लगा सकते हैं। खुला पानी लगाने से आपकी 2-3 दिन के लिए पानी लगाने से जान छूट जाएगी। अब आपकी जर्मिनेशन हो गई, अब आपको इसको सिर्फ बारिश से बचाना है। बारिश के अंदर कोशिश ये की जाती है कि किसी तरह से ऊपर एक शेड सा बना के शॉपर दे दिया जाए ताकि तेज़ बारिश की जो कतरे हैं वो इसको डैमेज ना करें, इसके पत्तों को डैमेज ना करें। और कोई प्रॉब्लम इतना होता नहीं है। फंगस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप इनको मतलब ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। फिर इसकी रूट की तरफ से जो प्रॉब्लम्स आने हैं उसमें हम सजेशन ये देते हैं कि ट्राइकोडर्मा के नाम से एक प्रोडक्ट है। वो ट्राइकोडर्मा अगर आप फ्लड कर दें अपनी नर्सरी, जिसका टाइम होता है 35 से 40 दिन, आप उसको 1 से 2 दफ़ा अगर फ्लड कर देंगे तो जड़ के जितने भी मसाइल हैं, ये एक फंगस है जो फंगस को ही किल करती है, आपके आधे से ज़्यादा मसाइल इंशाल्लाह इस चीज़ से हल हो जाएंगे। जर्मिनेशन हो गई, सारा कुछ हो गया। अब आपको अपनी पनीरी को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाना है, कदावर नहीं बनाना। तो उसके लिए आप कभी भी नाइट्रोजनी खाद हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। यूरिया नहीं इस्तेमाल कर सकते, नाइट्रोफॉस इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो अमाइनो एसिड्स हैं, जिसमें जाफर की टेकमन मैक्स को मैं हमेशा, या फर्टी ग्रीन फोलियर को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, उसके आप 2 से 3 स्प्रेज कर सकते हैं। ये जो अब जो मॉडर्न फर्टिलाइज़र आ चुकी हैं जिनके फार्मूला में 1744 है, 1844 है, 5-15-45 है, उन फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करें। आम फर्टिलाइज़र के यूज़ से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपकी नर्सरी के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी नर्सरी को प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को देखते हुए अगर रूट का प्रॉब्लम है, फास्फोरस वाली खाद ज़्यादा इस्तेमाल करें। ग्रीनरी का प्रॉब्लम है, जिंक का इस्तेमाल करें। अगर आपके पत्ते चौड़े नहीं हो रहे, पौधा कदावर नहीं हो रहा, तो
तो उस सूरत के अंदर आप पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए 30 से 35 मैक्सिमम 40 दिन के अंदर आपको अपनी नर्सरी तैयार करनी है। उसके बाद फिर आपको इसको शिफ्ट कर देना। तो ज़मीन की तैयारी के अंदर इसको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़मीन बस आपकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, बारिश के पानी को जल्दी से जल्दी जज़ब करने की सलाहियत की हामिल होनी चाहिए। उसके अलावा आपको कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखते हुए आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।